तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रोहित कुमार और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बायोनेक्टर्स एजुकेशन फाउंडेशन पे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन से रिलेटेड। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और इस वीडियो के एंड में आपको मिलेगा एक माइंड मैप, तो प्लीज उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अपनी नीट की तैयारी इसी तरीके से बनाए रखिए बायोनेक्टर्स के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स को। तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म रेप्लिकेशन पढ़ने से पहले हम पहले प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के बारे में कुछ बेसिक चीजें जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में डीएनए किस टाइप के होते हैं। जब हम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया के अंदर आपके दो तरीके के डीएनए प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है आपका क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। दूसरा होता है आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसी को कहते हैं बेटा प्लाज्मिड। और इसी के बाद इसी को कहा जाता है मेनली आपका वेक्टर। इसकी डिटेल स्टडी हम करते हैं बायोटेक्नोलॉजी वाली यूनिट में, जो मतलब हम प्लाज्मिड की डीप स्टडी करते हैं। प्लाज्मिड के अंदर भी रेप्लिकेशन होता है, तो उसका नाम होता है, उसको हम कहते हैं रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन, रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन। इसे हमें आज स्टडी नहीं करना है और बेसिकली ये जो स्टडी होती है ये हायर स्टडीज के लिए होती है। जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, जब आप मास्टर्स करेंगे, तब आपको पढ़ना पड़ेगा प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन, जिसे आप रोलिंग सर्कल रेप्लिकेशन कहते हैं। तो हायर स्टडीज में इनकी जरूरत पड़ती है या फिर नेट का, तब इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन नीट के एग्जाम के लिए, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना है क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोमल डीएनए का रेप्लिकेशन जो होता है, रेप्लिकेशन अकर इन साइटोप्लाज्म, वो भी साइटोप्लाज्म में ही होता है। वैसे साइटोप्लाज्म के अंदर एक सिंगल क्रोमोसोम, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए इन सर्कुलर शेप प्रेजेंट रहता है, सर्कुलर शेप में। अब आप इस फिगर को देखिए, जो यहां पर फिगर है, तो ये फिगर कैसी है? ये सिंगल है, सिंगल क्रोमोसोम है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। एक आपको इसमें ग्रीन कलर का दिख रहा है, एक पर्पल कलर का। और ये कैसी है? सर्कुलर शेप में। ये जो डीएनए है इसे हम कहते हैं क्लोज्ड एंडेड डीएनए, क्लोज्ड एंडेड डीएनए। दिस इज द सर्कुलर शेप, सर्कुलर शेप। जब क्रोमोसोमल डीएनए रेप्लिकेशन की बात करते हैं तो ये बाई डायरेक्शनली होता है, बाई डायरेक्शनली। बाई डायरेक्शनली का कहने का मतलब दोनों डायरेक्शन में, आपके दो अपोजिट डायरेक्शन में रेप्लिकेशन फॉर्क जनरेट होते हैं और फाइनली रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, कौन कौन से स्टेप आते हैं रेप्लिकेशन में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है इनिशिएशन। जब रेप्लिकेशन को स्टडी करते हैं बेटा, तो रेप्लिकेशन आपका तीन स्टेजेस में कंप्लीट होता है। सबसे पहली होती है इनिशिएशन, जो अभी हम स्टडी करने वाले हैं। दूसरी होती है इलोंगेशन, इनिशिएशन के बाद जस्ट इलोंगेशन सीक्वेंस वाइज। इलोंगेशन के बाद हम बात करते हैं टर्मिनेशन, द थर्ड वन, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। ये तीन स्टेप्स को डिटेल में हमें आज पढ़ना है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला स्टेप इनिशिएशन का। तो इनिशिएशन जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में बहुत सारे प्रोटीन्स आते हैं जब प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले ये जो आपको डीएनए बी, डीएनए गायरस, एसएसबी एंड डीएनए जी, जिसे आप प्राइमेज भी कहते हैं, तो ये सभी सीक्वेंस वाइज अटैक करते हैं आपके डीएनए के ऊपर। तो उसी सीक्वेंस में अरेंज है। सबसे पहले आपके डीएनए ए आता है, फिर उसके बाद डीएनए सी, फिर उसके बाद थर्ड वन डीएनए बी, फिर फोर्थ वन इज डीएनए गायरस, फिर फिफ्थ वन इज एसएसबी एंड सिक्स्थ वन इज प्राइमेज। तो इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है और यही सीक्वेंस रहेगा हमेशा अटैचमेंट ऑफ प्रोटीन का डीएनए पे। उसके बाद अब जैसे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पे जो डीएनए ए लिखा हुआ है, डीएनए सी लिखा हुआ है, ये कोई डीएनए नहीं है, ये केवल एक प्रोटीन है, प्रोटीन के नाम है। इनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे डीएनए ए ओराई सी साइट का रिकॉग्निशन करता है। ओराई सी साइट अगर किसी को याद हो तो ओराई सी साइट थी हमारी जहां से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, मतलब जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा उस साइट को कहा जाता है ओराई सी साइट। डीएनए सी हेल्प्स द बाइंडिंग ऑफ अ डीएनए बी। डीएनए बी इज अ हेलिकेज एंजाइम। जब हम डीएनए बी की बात करते हैं, इट इज अ हेलिकेज एंजाइम। हेलिकेज एंजाइम का वर्क क्या होता है? ये ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन ए एंड टी। क्योंकि ओराई सी साइट जो होती है ये एटी रिच रीजन होता है, ये एक एटी रिच रीजन है जहां पे ओराई सी साइट होती है। और एटी रीजन के बीच में जितने भी डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उनको ब्रेक करता है हेलिकेज एंजाइम और अनवाइंडिंग करता है डीएनए की। डीएनए गाइस रिलैक्स द टेंशन नॉट अहेड ऑफ द फोर्क द अनटैंगलर।
मतलब सिंपल इसका मतलब क्या है कि जैसे ही डीएनए ओपन होता है, तो जैसे ही डीएनए ओपन होगा तो हम जानते हैं कि ऊपर कॉइल्ड डीएनए होता है। आप इसकी तरफ थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये डीएनए का स्टैंड है, ये डीएनए का दूसरा स्टैंड है, एक 5 प्राइम, दूसरा 3 प्राइम, दूसरा 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। तो इसके एंटी पैरेलल दो स्ट्रैंड्स हैं। फॉर एग्जांपल यहां से इस जगह से डीएनए खुलना स्टार्ट हुआ, तो जैसे ही डीएनए खुलना स्टार्ट हुआ, हेलिकेज एंजाइम नंबर 1 है जो कॉइल्ड डीएनए है, जो एक कॉइल्ड डीएनए है, जब यहां से अनवाइंडिंग स्टार्ट हो रही है तो ऊपर की साइड जो कॉइल्ड डीएनए उसमें टेंशन बढ़ेगी। टेंशन मतलब कि इनके अंदर जो गैप होते हैं वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा डीएनए, इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी डीएनए के अंदर। इसी को बोलते हैं स्ट्रेन, इसी को बोलते हैं टेंशन। तो डीएनए में टेंशन को रिलीज करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए कॉइल्ड डीएनए को रिलैक्स करने के लिए आपका डीएनए गाइडेज यूज किया जाता है। एसएसबी प्रोटीन वापस से हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन को रोकता है, या फिर हम बात करें जो दोनों स्टैंड होते हैं आपस से रीजॉइन ना हो जाए या फिर रीअनील ना हो जाए, उसे प्रिवेंट करता है। तो वही इसका वर्क लिखा हुआ है, प्रिवेंट द रीअनीलिंग ऑफ द सिंगल स्ट्रैंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर वर्क करा हेलिकेज एंजाइम ने और ये दोनों बैंड्स आपस में सेपरेट हो गए, तो इनके बीच में वापस से एनीलिंग ना हो जाए, वापस से रीजॉइन ना हो जाए, तो इसीलिए एसएसबी प्रोटीन वर्क करता है। नेक्स्ट 6 वन प्राइमेज। प्राइमेज इज अ प्राइमर सिंथेसिस एंजाइम जिसका नाम है डीएनए जी। अब प्राइमर्स क्या होते हैं? प्राइमर्स की जब हम बात करें तो प्राइमर्स होते हैं आपके शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, शॉर्ट ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। अब जो ये प्राइमर्स होते हैं ये आपके डीएनए भी होते हैं, मिलकर के बने होते हैं, डीएनटीपी जो होते हैं, और आपके आरएनए के भी होते हैं। डीएनए और आरएनए दोनों के मिलकर के आपके प्राइमर्स क्रिएट होते हैं। प्राइमर्स क्या प्रोवाइड करते हैं? प्राइमर्स प्रोवाइड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये प्रोवाइड करते हैं 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप फॉर द फॉर्मेशन ऑफ phosphodiester bond between upcoming न्यूक्लियोटाइड एंड, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, इसे यहां से कंटिन्यू करते हैं, एंड अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड एंड 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ नाइट्रोजनस बेस। जो नाइट्रोजनस बेस 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रोवाइड करता है और अपकमिंग न्यूक्लियोटाइड के बीच में एक फास्ट फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड क्रिएट करता है, जिसकी वजह से फाइनली आपका प्राइमर के आगे नाइट्रोजनस बेस पे ऐड होते हैं। तो ये सभी प्रोटीन्स आपको ध्यान रखने हैं जो इनिशिएशन स्टेप में आते हैं। तो चलिए डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेटिवली देखते हैं, हम इसे डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां से हम, ये डीएनए है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोमल, तो यहाँ पर ये ओराई सी साइट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ओराई सी साइट है, दिस इज अ ओराई सी साइट। तो हम यहाँ से इतना पोर्शन ले लेते हैं टोटल, इतना। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से डीएनए बचता है। तो ये रहा हमारे पास डीएनए, ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर क्या था, एक ओराई सी साइट थी, और प्रोटीन, डीएनए ए प्रोटीन आएगा, फिर उसके बाद सेकेंडली कौन आएगा? सेकेंडली आकर के वर्क करेगा आपका डीएनए सी विद डीएनए बी। डीएनए बी क्या है? हेलिकेज है, और इस हेलिकेज को लोड कौन करवाएगा? हेलिकेज लोडर जो इसके साथ आता है, जिसका नाम है डीएनए सी। दिस इज अ हेलिकेज लोडर, ये डीएनए पर हेलिकेज को लोड करवाएगा। और फाइनली यहां पर आ जाता है आपका हेलिकेज एंजाइम, ये मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ, दिस इज अ हेलिकेज, ये हेलिकेज। फिर उसके बाद आते हैं आपके एसएसबी प्रोटीन्स। एक डायग्राम बना लेते हैं, उसी पे सब चीज रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है ना, वैसे ही डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, जैसे ही रेप्लिकेशन फॉर्क है। ठीक है, कुछ इस तरीके का डायग्राम आपके एनसीईआरटी में भी दे रखा है बच्चों। तो आपको वही स्टैंड याद रखना है, 5 प्राइम से 3 प्राइम, और एक होता है 3 प्राइम 5 प्राइम से 3 प्राइम, दूसरा उल्टा आ चुका है। दूसरा यहाँ पे एक हेलिकेज एंजाइम आ चुका है, ये रहा हेलिकेज एंजाइम, अच्छे से ड्रॉ करके आना एग्जाम में। ये है आपका हेलिकेज डीएनए बी, ठीक है, हेलिकेज आ चुका है। हेलिकेज के बाद यहाँ पर आता है आपका एसएसबी प्रोटीन, ये आ गया एसएसबी प्रोटीन। कलर कलर ले लेते हैं, सबके लिए एक ही कलर थोड़ा कंफ्यूजिंग सा क्रिएट करता है। ये आपका हेली एसएसबी एसएसबी प्रोटीन का वर्क क्या था? सबसे पहले ये आया, सेकंड ये, एंड थर्ड वन इज दिस
SH protein is a single stranded binding protein, single strand binding protein, prevent the binding of रीअनिलिंग, रीअनिलिंग की बाइंडिंग को प्रिवेंट करता है, बाइंड ना हो जाए। वेट, उसके बाद फाइनली आते हैं आपके डीएनए गाइरेज है, डीएनए गाइरेज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आ गया आपका डीएनए गाइरेज, फाइनली रिलैक्स करेगा कॉइल्ड डीएनए को, डीएनए गाइरेज। डीएनए गाइरेज को दूसरा नाम भी होता है, इसको हम ये एक तरीके का क्या है, टाइप 2 टोपो आइसोमरेज बोलते हैं इसे, टोपो आइसोमरेज इज अ काइंड ऑफ टाइप 2 टोपो आइसोमरेज। ये प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट द पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग बेटा कुछ नहीं होता, सुपर कॉइलिंग जैसे कि इसमें जितने आप कर्ल देख रहे हैं ना, जिसमें आप इतने नॉट देख रहे हैं कि जिस तरीके से आप रस्सी को एक तरीके से खोलना स्टार्ट करते हैं, तो जब खोलते हैं तो नीचे की साइड एक तरीके से स्ट्रेन डेवलप होने लगता है। आप जितना ज्यादा खोलेंगे नीचे की साइड उतनी गठान पड़ती रहती है, तो उसी को कहा गया सुपर कॉइलिंग। अब जैसे जैसे यहाँ से हेलिकेज वर्क करेगा इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक तरीके का टेंशन क्रिएट होगा, तो पीछे का डीएनए कुछ इस तरीके से स्ट्रेन हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, इसे कहते हैं सुपर कॉइलिंग। और यहाँ पर सुपर कॉइलिंग बढ़ रही है जिसकी वजह से कहा गया पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग। तो पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करेगा और रिलैक्स करेगा डीएनए स्ट्रैंड को, रिलैक्स द डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद ये हमारा फोर्थ वन हो गया। फिफ्थ वन आता है हमारा प्राइमेज एंजाइम। ये प्राइमेज एंजाइम प्राइमर सिंथेसाइज करता है, ये एंजाइम हमारा प्राइमर सिंथेसाइज करता है। ये हमारे प्राइमर्स आ गए, प्राइमरेज एंजाइम, ये डीएनए जी प्राइमेज, जिसका नाम क्या है प्रोकैरियोटिक केस में इसकी डायरेक्शन 5 प्राइम से 3 प्राइम, और यहां पर जो इसकी डायरेक्शन रहेगी, यहां पर रहेगी इसकी डायरेक्शन कुछ इस डायरेक्शन अपोजिट। तो यहां पर इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये डायरेक्शन रहेगी। तो ये था इतने सारे जो प्रोटीन्स होते हैं, पहले फर्स्ट नंबर पे डीएनए ए, सेकंड नंबर पे आपका डीएनए बी, फिर डीएनए सी, डीएनए सी बाद में स्टॉल्ड ऑफ हो जाता है, मतलब वहां से निकल जाता है, और फाइनली डीएनए बी जो होता है हेलिकेज एंजाइम अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है और फाइनली हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करता है, जो कि एटी रिच रीजन में एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। फिर उसके बाद थर्ड प्रोटीन एसएसपी प्रोटीन आता है। एसएसपी प्रोटीन क्या करता है कि सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन है जो प्रिवेंट करता है बाइंडिंग ऑफ रीएनिलिंग, मतलब दोनों जो स्ट्रैंड सिंगल स्ट्रैंड हुए हैं फाइनल वो वापस से रीजॉइन ना हो जाए, उनको प्रिवेंट करता है। अब हेलिकेज अपना वर्क कर रहा है, अनबाइंडिंग कर रहा है, अनबाइंडिंग की वजह से जो बिहाइंड सुपर कॉइलिंग होती है उसमें पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग अटैच होने लगती है, जिसकी वजह से स्ट्रेन डेवलप हो जाता है, और काफी ज्यादा स्ट्रेन को रिड्यूस करने के लिए, रिलैक्स करने के लिए डीएनए स्ट्रैंड को, इसलिए हमारा डीएनए गायरेज यूज किया जाता है। डीएनए गायरेज को टाइप 2 टोपोआइसोमरेज भी कहते हैं। फिर उसके बाद फाइनली जो प्राइमेज है जिसे हम डीएनए जी कहते हैं, वो प्राइमर सिंथेसाइज करता है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में प्राइमर सिंथेसाइज करता है, फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर दोनों को सिंथेसाइज करता है। दीज आर द फॉरवर्ड प्राइमर एंड दीज आर द रिवर्स प्राइमर। तो दोनों ही डायरेक्शन प्राइमर को सिंथेसाइज करता है कौन, डीएनए जी। तो इतना हमारा इनिशिएशन स्टेप कंप्लीट हो चुका है। तो इनिशिएशन स्टेप इज कंप्लीटेड, इनिशिएशन स्टेप इज कंप्लीटेड। यहाँ पर हाँ एक और जरूरी बात, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि इस डायरेक्शन में ये सारे प्रोटीन वर्क कर रहे हैं, तो उसी तरीके से सेम यहाँ पर भी सेम इसी की तरह सारे प्रोटीन आकर बाइंड का एप्लीकेशन चलेगा इस डायरेक्शन में भी, और फाइनली एक सर्कुलर क्रोमोसोम है जैसा कि आपको इस फिगर के अंदर दिखा है, तो फाइनली एक सीक्वेंस पे यहाँ पर आकर के ये अटैच हो जाएंगे दोनों, और स्टॉप हो जाएगा, टर्मिनेशन हो जाएगा आपके डीएनए रेप्लिकेशन का। इसको अभी आगे डिस्कस करते हैं। तो इनिशिएशन स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमें दो बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो प्रोटीन इन्वॉल्व है, प्रोटीन इन्वॉल्व है जो सीक्वेंस वाइज जो आपको याद करवाए थे अभी मैंने, आप लोग देखो यहाँ पे ये सारे प्रोटीन्स आपको ध्यान रखने हैं। दूसरी बात जो थी, दूसरी बात है इसमें आपको याद रखना है, इट इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, बाई डायरेक्शनल प्रोसेस, start from a single origin. Third point is start from a single ori C site, single ori C site. ठीक है, this is a name of ori C site is a name of single origin of replication. बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जिसका नाम है इलोंगेशन। तो इलोंगेशन स्टेप में फाइनली जो वर्क होता है ये होता है एक प्रोटीन जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। इस डीएनए पॉलीमरेज को ही हम कहते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, मतलब ये डीएनए से ही डीएनए को सिंथेसाइज करता है, डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज जब हमने प्रोकैरियोटिक के केस में पढ़े थे तो हमने तीन तरीके के डीएनए पॉलीमरेज पढ़े थे, आप किसी को याद हो, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, डीएनए पॉलीमरेज सेकंड, एंड डीएनए पॉल थर्ड, डीएनए पॉल थर्ड।
ये 3 तरीके के डीएनए पॉलीमरेज पड़े थे, सबके पास, तीनों के पास 5 प्राइम से 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी थी, सभी के पास ऑल सेम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी, पॉलीमराइज कर सकते, ठीक है। और डीएनए फर्स्ट जो था, इसके पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी थी, और इसी के पास 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइजेशन एक्टिविटी भी थी, और प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी भी थी इसके पास। फिर उसके बाद इसके पास भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी थी, और इसके पास भी। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज द मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम हियर, इस पे हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो मेन वर्क रहेगा वो रहेगा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड का इलॉन्गेशन स्टेप के अंदर। तो वही चीज है, डीएनए पॉलीमरेजेस इट एक्सटेंड द आरएनए प्राइमर्स एडिंग न्यूक्लियोटाइड इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। ये डायरेक्शन हमें हमेशा याद रखनी है। यूजिंग द पेरेंटल स्ट्रैंड एज अ टेम्पलेट एंड प्रूफ रीडिंग विद द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, विद द 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। दो तरीके के स्टैंड सिंथेसाइज करेगा, एक होता है लीडिंग स्टैंड, जो कंटीन्यूअस स्टैंड होगा उसमें कंटीन्यूअस सिंथेसिस होगा, सेम डायरेक्शन एज अ फॉर्क मूवमेंट, जिस डायरेक्शन में फॉर्क मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में। अभी हम डायग्राम बना करके देखेंगे। वन प्राइमर एट ओरिजिन एंड एक्सटेंडेड कॉन्टिन्यूसली। लैगिंग स्ट्रैंड में हमें मोर देन वन आरएनए प्राइमर्स की जरूरत होती है, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस अपोजिट द रेप्लिकेशन फॉर्क मूवमेंट एंड शॉर्ट ओकाजाकी फ्रैगमेंट आर क्रिएटेड। देखो किस तरीके से ये वर्क करते हैं, इनका एक डायग्राम बनाते हैं। देखो हमारे पास कुछ इस तरीके से डीएनए फॉर्क बना था। ये था डीएनए। एक है हमारे पास 5 प्राइम से 3 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन। तो प्राइमर था, यहाँ पर जो प्राइमर है बेटा वो है कौन सी अपोजिट डायरेक्शन में, 5 प्राइम से 3 प्राइम। और हमें ये बात पता है कि डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज वर्क इन द 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन ओनली। दिस इज अ डीएनए पॉलीमरेज, दिस इज अ डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये इसी डायरेक्शन में पॉलीमराइज करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। अब ये तो आगे सिंथेसाइज हो जाएगा, इसके लिए अलग कलर ले लेते हैं। अब ये तो आगे सिंथेसाइज हो जाएगा, हमारे पास कुछ और न्यूक्लियोटाइड ऐड होते जाएंगे, फाइनली ये सिंथेसिस बढ़ता रहेगा इसी तरीके से आगे। और यहाँ पर जो अटैच हेलिकेज वो इसे ब्रेक करता रहेगा बॉन्ड को, और इसी तरीके से डायरेक्शन रेप्लिकेशन फॉर्क की मूवमेंट बढ़ती रहेगी। और फाइनली यहाँ पे डीएनए गायरेज, बाकी सभी एंजाइम अटैच है, यहाँ पे ये डीएनए गायरेज अटैच है इसके साथ, डीएनए गायरेज। और यहाँ पर ये हेलिकेज, दिस इज अ हेलिकेज। हेलिकेज का नाम क्या था, डीएनए जी, डीएनए जी। और यहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन है, वो सभी प्रोटीन आपको क्रिएट कर दे रहे हैं, बना दे रहे हैं डायग्राम जब भी आप क्रिएट। अब यहाँ पे एक चीज देखने की है, तो ये तो स्टैंड जो था 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला जो प्राइमर था, ये तो कॉन्टिन्यूसली सिंथेसाइज हो रहा था, इसलिए इसे कहा जाता है कॉन्टिन्यूस बैंड, कॉन्टिन्यूस बैंड। और इसी को हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि कॉन्टिन्यूस रहता है। बात करते हैं दूसरे वाले की। इसके अंदर ये एक तरीके क्या है, आरएनए प्राइमर है। अब डीएनए पॉलीमरेज तो सिंथेसाइज करेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की डायरेक्शन में, लेकिन ये जो आरएनए प्राइमर है इसकी डायरेक्शन है अपोजिट। तो इस केस में ये जो स्टैंड होता है ये लूप आउट कंडीशन में आता है, लूप आउट। तो ये लूप आउट करते हुए कुछ इस तरीके से वापस से, हम यहीं से लेते हैं, यहां से वापस से लेते हुए फाइनली ये वापस कुछ इस डायरेक्शन में चलता है वापस यहाँ पे। तो यहाँ पर जो प्राइमर था उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, यहाँ पर फिर से 5 प्राइम से 3 प्राइम, और यहां से वापस से जब उल्टा जाएगा तो उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, 5 प्राइम से 3 प्राइम। तो इसी तरीके से यहां से ये सिंथेसाइज होते रहेंगे, और फाइनली बार बार एक नए प्राइमर की रिक्वायरमेंट बनी रहेगी। इसीलिए जो लैगिंग स्ट्रैंड जो क्रिएट होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, और इस तरीके से आगे, और यहां से बीच बीच में ये सिंथेसिस होता रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है, लैगिंग स्ट्रैंड इज discontinuous strand, also called as a discontinuous strand। इस कंडीशन को जो ये हुई है इसे कहा जाता है लूप आउट। दिस कंडीशन इज नोन एज अ, दिस कंडीशन is known as a loop out condition, loop out condition। this condition is known as loop out condition, due to which discontinuous Okazaki fragments are created।
तो ये पूरी बात आपको फ्रेगमेंट्स किस तरीके से डेवलप होते हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन होती है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज ऑलवेज वर्क इन 5' to 3' डायरेक्शन, बट आरएनए primers which is are attached in the opposite direction, so that's why the DNA have to be loop out from the DNA polymerase, and that condition the more RNA primers are required one by one, and that's why created a discontinuous strand also known as a Okazaki fragments. तो आपको इस बार क्लियर हो गया होगा कि लैगिंग स्ट्रैंड डिसकंटीन्यूअस क्यों होता है और लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है कॉन्टिन्यूअस क्यों होता है। तो इतना ही होता है आपके इलोंगेशन प्रोसेस के अंदर। अब हम बात करते हैं, चलते हैं, तो इलोंगेशन स्टेप इज कंप्लीटेड राइट नाउ, इलोंगेशन इज डन, इलोंगेशन इज कंप्लीटेड। एक और बात होती है यहाँ पर जो आपको याद रखनी है, अब यहाँ पर जो डीएनडीपीज आ रहे हैं जो इसमें यूज होते हैं, जो फाइनली नाइट्रोजन बेस पे ऐड होते हैं न्यू सिंथेसिस में, ट्राइफॉस्फेट में होते तो हैं, प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन वो ऐड होते हैं मोनोफॉस्फेट की फॉर्म में, डीएटीपीज, डीजीटीपीज, डीसीटीपीज, डी टीटीपीज, तो ये आते तो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में है, लेकिन ये डी एएमपी, डी जीएमपी, डी सीएमपी इस फॉर्म में ये अटैच होते हैं, या फिर हम डी टीएमपी की बात करें तो इस फॉर्म में अटैच होते हैं। बाकी के दो फॉस्फेट रिलीज हो जाते हैं, हाई एनर्जी फॉस्फेट, ये अटैच फॉर्म, अटैच फॉर्म, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी के जो दो फॉस्फेट होते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ये एनर्जी की फॉर्म में यूज हो जाते हैं, एनर्जी की फॉर्म यूज हो जाते हैं, दो हाई एनर्जी, टू हाई एनर्जी फॉस्फेट मॉलिक्यूल, टू हाई एनर्जी, ये याद रखिए, ठीक है। तो इतना इलॉन्गेशन स्टेप इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्मिनेशन की। जब दोनों ही रेप्लिकेशन फॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे थे, तो एक डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे सर्कुलर की फॉर्म में कुछ, अगर हमसे बन गया, सर्कुलर तो नहीं बनाइए, किसी भी कीमत पे इसे सर्कुलर तो नहीं कहेंगे, सर्कुलर कहना इसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, देखो अब इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी फाइनली वर्क कर रहा है, तो यहाँ से एक डीएनए पॉलीमरेज चल रहा होगा इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में चल रहा होगा एप्लीकेशन, इस डायरेक्शन में, और फाइनली ये यहाँ पर आकर के मीट करते हैं यहाँ। तो यहाँ पे जाकर, यहाँ पर जो एक साइड होती है जिसका नाम होता है टर साइड जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर आकर के दोनों आपस में मीट करते हैं। उससे पहले कुछ प्रोसेस होते हैं, उन रिप्लेसमेंट, दूसरा होता है सीलिंग द नेक, ये दो प्रोसेस होते हैं। प्राइमर रिमूवल के वक्त क्या होता है, जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट था, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट प्रोकैरियोट रिकॉग्नाइज द आरएनए प्राइमर्स, क्योंकि आरएनए प्राइमर्स से निकलना जरूरी है, जो हमारे पास प्राइमर्स हैं, फाइनली हमारा न्यू डीएनए सिंथेसाइज हो चुका है, ये जो प्राइमर्स अटैच थे, तो ये प्राइमर्स का रिमूवल स्टार्ट हो जाता है फाइनली डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा 5' to 3' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी टू रिमूव द आरएनए प्राइमर्स, while simultaneously using the 5' to 3' polymerization activity to fill the primer gap। जब प्राइमर निकल जाएंगे तो इनकी जगह कुछ ना कुछ तो हमें ऐड करने पड़ेंगे नाइट्रोजन बेस पेयर, तो उनको ऐड कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, फिल द प्राइमर्स, बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा होता है सीलिंग द निक। अब आरएनए प्राइमर्स भी आ गए, अब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स के बीच में यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ गैप है, ये निक है, ठीक है। तो इस निक को कौन सील करेगा, निक को सील करने के लिए आते हैं आपके लाइगेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, और ये लाइगेज एंजाइम कौन से वाले होते हैं, ये होते हैं इकोलाई डीएनए लाइगेज, इकोलाई डीएनए लाइगेज। ये वर्क करते हैं, वर्क करने के लिए एनएडी एज अ कोफैक्टर का यूज करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एनएडी एज अ कोफैक्टर यूज करते हैं। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, डीएनए लाइगेज यूज एनएडी इन अ बैक्टीरिया, सील द रिमेनिंग निक टू फॉर्म अ कंटीन्यूअस शुगर फॉस्फेट बैकबोन कंप्लीटिंग द ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। यही जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं अपने इलोंगेशन स्टेप में, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, इनको कंप्लीटली कंटीन्यूअस स्ट्रैंड में तब्दील कर देते हैं या फिर बदल देते हैं। अब ये जो दोनों आरएनए पॉलीमरेज जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, बाई डायरेक्शनली वर्क कर रहे हैं, तो फाइनली ये सर्कुलर है, तो एक जगह पर आकर जब यहाँ पे बीट होंगे, जहाँ पे टर्मिनेशन होगा, तो उस साइड को कहा जाता है टर साइड। तो फाइनली जो टर साइट होती है, अरेंज्ड इन द टर्मिनस रीजन, जहां पे टर्मिनस रीजन होता है, प्रोटीन सच एज अ टस बाइंड्स दीज टर सीक्वेंस टू ब्लॉक द प्रोग्रेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि जिस तरीके से ये लोग आरएनए पॉलीमरेजेस बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एक टस प्रोटीन आता है, ये हो गया टस प्रोटीन, यहाँ पे टस प्रोटीन आता है, ये साइड कौन सी होती है, टर साइड, और ये प्रोटीन कौन सा है, टस प्रोटीन। तो फाइनली ये आरएनए पॉलीमरेज को ब्लॉक करेगा और रेप्लिकेशन को टर्मिनेट करेगा, replication for one direction, ensuring fork stop in the terminal region. When the fork meets and replication is completed, any remaining topological link catenins between the daughter circular chromosomes are removed by the topoisomerase 4 and sometimes dialysis, decatenating the molecule so they can segregate. इसका मतलब ये है कि जब टर्मिनेशन हो गया, टर्मिनेशन होने के बाद भी कुछ इस तरीके का, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये रेड पेन लेते हैं 2 मिनट, उससे अच्छे से दिखेगा, मैं
देखो ये जो दिख रहा है आपको दोनों के बीच में, ये एक न्यूली सिंथेसाइज है, दिस इज अ न्यूली सिंथेसाइज एंड दिस इज अ पेरेंटल स्ट्रैंड, पेरेंटल पेरेंटल स्ट्रैंड। अब दोनों ही सर्कुलर हैं तो आपस में कुछ अटैचमेंट रह जाएगा इन दोनों के बीच, जैसा आपको दिख रहा है। तो इस अटैचमेंट को हटाने के लिए, दोनों डीएनए बैंड्स को सेपरेट करने के लिए, दोनों को अलग अलग करने के लिए आपका एक टोको आइसोमरेज 4 आता है एंजाइम, वो फाइनली इनका डीकैटेनेशन करता है। इस स्टेज को कहा जाता है कैटेनेस। दिस स्टेज इज नोन एज, दिस लिंक इज नोन एज, दिस लिंक इज नोन एज अ कैटेनिन, कैटेनिन, कैटेनिन्स। ठीक है, तो डी कैटेनिन एंजाइम कौन सा होगा, टोको आइसोमरेज फर्स्ट आएगा, फाइनली यहाँ पे वर्क करेगा और इन दोनों को सेपरेट आइडेंटिटीज क्रिएट करके देगा और फाइनली दोनों आपस में अलग हो जाएंगे। decatenate the molecule so they can segregate easily. So this is all about the replication in prokaryotes। हमने तीनों स्टेप्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि माइंड मैप्स के बारे में। तो ये जो है आपके सामने, ये एक तरीके का माइंड मैप है, माइंड मैप को। तो इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डाल रखे हैं। फॉर एग्जांपल, द रेप्लिकेशन स्टार्ट एट अ सिंगल ओरिजिन साइट, दिस इज नोन एज ओआईसी साइट। रेप्लिकेशन अकर इन अ बाइडायरेक्शनली, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इज अ मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम, लीडिंग स्ट्रैंड इज synthesized and lagging strand is synthesized by the same DNA polymerase third, only one enzyme। लैगिंग स्ट्रैंड क्यों बनता है, क्योंकि उसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स इसलिए क्रिएट होते हैं, लूप आउट मैकेनिज्म आ जाता है, आरएनए प्राइमर्स की बार-बार जरूरत पड़ती है, प्राइमेज एंजाइम बार-बार अटैच होता है डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, जिसकी वजह से डीएनए को लूप आउट करना पड़ता है, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन होती है आरएनए पॉलीमरेज की और आरएनए प्राइमर्स की, डीएनए पॉलीमरेज और आरएनए प्राइमर्स की। प्राइमेज का वर्क होता है प्राइमर का सिंथेसाइज करना, हेलिकेज का बॉन्ड ब्रेक करना और एसएसबी प्रोटीन प्रिवेंट करता है रीएनिलिंग को। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट का काम होता है प्राइमर को रिमूव करना, प्राइमर रिमूवल एंड फिल द गैप, वही आपका प्राइमर गैप। लाइगेज कंप्लीट द एप्लीकेशन, लाइगेज क्या करता है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन फॉर्मेशन एंड join the Okazaki fragment, only join the Okazaki fragments। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है, बिल्कुल ध्यान रखनी है जब भी आपको एग्जाम में जाना है, नीट का पेपर देने के लिए जाना है, तो रेप्लिकेशन प्रो है। फिर उसके बाद मैंने सारे प्रोटीन, सभी प्रोटीन्स को एक साथ लिख दिया, तो जिसमें आपको ये इस तरीके से याद रखने में बिल्कुल आसानी होगी। ये प्राइमेज तक आते हैं, ये फाइनली आते हैं आपके इनिशिएशन स्टेप में, ये सब सीक्वेंस वाइज है इनिशिएशन स्टेप। फिर उसके बाद आते हैं आपका ये एक जो एंजाइम है, ये आएगा आपका इलोंगेशन में, इलोंगेशन के बाद आएंगे ये सारे एंजाइम आपके टर्मिनेशन, टर्मिनेशन। तो इसी तरीके से आपको ये दोनों लास्ट की स्लाइड भी बिल्कुल याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल भूलना नहीं है, जब भी आप एग्जाम में जाए तो प्लीज इस स्लाइड का एक बार रिवीजन करके जाए और इसी तरीके से बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ, रोहित कुमार के साथ, और सब्सक्राइब करिए, बायो आगे बढ़ाइए और बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के साथ और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद।